सामाजिक विज्ञान कक्षा सप्तमी भाग 3 अध्याय 3 राज्य शासन कैसे काम करता है। आज हम इस पाठ में राज्य में जो शासन प्रणाली होती है वो किस प्रकार से काम करती है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। राज्य शासन कैसे काम करता है। पिछले वर्ष हमने ये चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है, स्थानीय, राज्य और केंद्र। तो शासन 3 प्रकार के होते हैं। एक स्थानीय शासन होता है, एक राज्य द्वारा होता है, एक केंद्र द्वारा होता है, जो पूरे भारत सरकार द्वारा। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। विधायक कौन होता है। सबसे पहले हैं विधायक, जिसको हम एमएलए बोलते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उपयुक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होते हैं। ये जिले के अधिकारी होते हैं, जिलाधीश होता है, चिकित्सा अधिकारी भी होता है। परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? विधानसभा के सदस्य को विधायक यानी एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। जनता मिलकर एमएलए बनाती है। इसमें पार्टियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। फिर दे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक होते हैं एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक होते हैं एमएलए। तो ये हम विधायक के बारे में अभी इसमें जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से ये बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बंटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए। इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बंटा है। तो हम राजस्थान में रहते हैं। हमारे राजस्थान में करीबन 200 निर्वाचन क्षेत्र हैं, 200 एमएलए होते हैं, वो मिलकर एक मुख्यमंत्री बनाते हैं। उसी प्रकार इसमें एक हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया गया है उदाहरण के रूप में। हर निर्वाचन क्षेत्र में से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। तो इसमें पार्टियां अलग अलग होती हैं, जिसको हम कि भाजपा होती हैं, कांग्रेस होती हैं, बसपा होती हैं, निर्दलीय भी होते हैं और कई प्रकार की पार्टियां होती है। इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। जैसे वर्तमान में हमारे राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है। 200 एमएलए में 100 से अधिक एमएलए कांग्रेस की जीतने के कारण कांग्रेस सत्ता दल में है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है। तो उसी प्रकार इसमें एक हिमाचल के बारे में बताया गया है। ये हिमाचल का नक्शा है। हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव का परिणाम है। उदाहरण के लिए इधर राजनीतिक दलों के नाम लिखे हुए हैं और चुने गए सदस्यों की संख्या लिखी हुई है। तो 2017 में हिमाचल प्रदेश में 68 में से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 44 सीटें मिली, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी को 21 सीटें मिली, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1 सीट मिली, निर्दलीय जो किसी पार्टी के नहीं होते, किसी भी पार्टी में नहीं खड़े होते हैं, उनको निर्दलीय कहा जाता है, ऐसी 2 सीटें, कुल योग
68 हुआ हिमाचल प्रदेश में 2017 विधानसभा के चुनाव का परिणाम है। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि दूसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस होने के कारण, जैसे हमारे राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है मगर उसके विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि दूसरे नंबर पर अधिक एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना। उसी प्रकार हमारे अभी राजस्थान में जिस प्रकार से कांग्रेस के एमएलए ज़्यादा होने के कारण अशोक कुमार जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है और वे मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का ये दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाए। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं, तो इसलिए फिर मंत्री बनाए जाते हैं। कोई चिकित्सा मंत्री होता है, कोई शिक्षा मंत्री होता है, कोई स्वास्थ्य मंत्री होता है, कोई जलदाय विभाग मंत्री होता है। इस प्रकार से सभी एमएलएओं को मंत्री बनाए जाते हैं और अपने अपने क्षेत्र में या अपने अपने दायित्व के अनुसार वो लोगों की समस्या का समाधान करते हैं और काम करते हैं पूरे राज्य में। तो विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हो अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मंत्री बनने के बाद में पहला नंबर तो वो विधायक होता है अपने क्षेत्र का, फिर जब उसको मंत्री का दायित्व दिया जाता है तो वो मंत्री पूरे राजस्थान का होता है, इसलिए उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है। फिर वो जिस पद का या मंत्री जिस विभाग का होता है उस विभाग का पूरे राज्य में उसको देखभाल करनी होती है और उनका सबका अपना अपना अलग कार्यालय होता है। विधानसभा में एक बहस। आफरीन, सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य एवं प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी। ये विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करता चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। तो उसमें सब बैठकर विधायक या जो मंत्री को निर्णय लेते हैं राज्य में जनता के पक्ष में, जनता के लिए, सुविधा के लिए, तो बाकी सभी मंत्रियों से उनसे अनुमोदित करवाना पड़ता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्री व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। तो इस प्रकार से विधानसभा में एक बहस होती है। एक विधायक है, अखंड गांव बोलते हैं, अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है।
मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए। तो ये एक विधानसभा में एक एमएलए ने स्वास्थ्य के बारे में अपना प्रश्न रखा है स्वास्थ्य मंत्री के सामने। एक दूसरे विधायक है, मेरा प्रश्न ये है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही? मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है, अब ये महामारी का रूप ले चुकी है। तो एक दूसरा प्रश्न आया, चिकित्सकों की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है, सरकार इसके ऊपर उचित कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं, इस प्रकार से ये एक दूसरा प्रश्न आया। अभी एक तीसरा विधायक और बोल रहे हैं, मेरी निर्वाचन क्षेत्र तोलपट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। तो ये भी एक एमएलए हैं जो जल मंत्री के सामने अपना प्रश्न रखते हैं, आपने जल व्यवस्था के लिए क्या किया है और मेरे क्षेत्र में जल की इस प्रकार से समस्या है, तो अपनी समस्या रखिए। एक चौथे विधायक, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है, ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं, सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। तो ये एक चिकित्सा मंत्री ने उनको और जलदाय विभाग के बारे में, दोनों विषयों के बारे में वापस उत्तर दिया है। विधायक 5, हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए हैं। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। ये शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम ये कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच जाए? ये भी एक अपनी समस्या रखी एक विधायक ने अपने क्षेत्र की। विधायक 6, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह की सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। अभी एक जवाब दे रहे हैं जो सत्ता में पार्टी है। अभी वहाँ हिमाचल प्रदेश में 2017 में भाजपा है, तो भाजपा के मंत्री उनको जवाब दे रहे हैं, पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया है। उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार से एक सत्ता पक्ष के एमएलए या जो मंत्री होते हैं उनके सामने बाकी एमएलए अपनी समस्या रखते हैं अपने क्षेत्र की और वो एक दूसरे को जवाब देते हैं। इस प्रकार से ऐसा विधानसभा में बहस चलती है। तो सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी है। इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। तो इन सभी जो मंत्री है या एमएलए जिनको कहते हैं उनको अतिरिक्त भार देकर या अतिरिक्त दायित्व देकर जो मंत्री बनाए जाते हैं, ऐसे मिलाकर उनका जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री कहलाता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं वो विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न, शासन कितने स्तर पर काम करता है, नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2, एमएलए का पूरा नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है। प्रश्न क्रमांक 4, हिमाचल प्रदेश में 2017 के चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, पाठ के आधार पर लिखना है इसका उत्तर। प्रश्न क्रमांक 5, विधायिका किसे कहते हैं।